नमस्कार कक्षा 10 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपनी पूर्व कक्षा में अपनी संचयन भाग 2 की पाठ्य पुस्तक के पाठ द्वितीय सपनों के से दिन का आगाज किया था। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए पूर्णता की ओर ले जाते हैं और उसका समापन करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि गुरदयाल सिंह ने अपने बचपन की यादें साझा की और बताया कि किन कारणों से स्कूल जाना उनको अच्छा लगता था और किन कारणों से स्कूल उनको बुरा लगता था। कई ऐसे कारण थे जिनकी वजह से उनको स्कूल जाना अच्छा लगता था, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से अपने अध्ययन को जारी नहीं रख पाते थे। उनके पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पढ़ने के लिए कॉपी किताबें नहीं थी। लेकिन कई टीचर जो उनके प्रति पूर्ण अफेक्शन यानी स्नेह रखा करते थे, वो उनको अपनी तरफ से सहायता भी दिया करते थे। वो कौन से टीचर थे जिनका नाम दिया गया है मदन मोहन शर्मा जी। और दूसरे ऐसे टीचर भी थे जो अपना रौब रखते थे और उन बच्चों को पूर्ण अनुशासन में रखने के लिए कठोरता का आचरण करते थे। वो कौन थे? पीटी प्रीतम चंद। तो आइए आगे की क्या परिस्थिति होती है उसी से परिचय प्राप्त करते हैं और अपने इस चैप्टर को भी आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेखक बता रहे हैं कि स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जहां हम खुशी से भागे जाएं। पहले कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी क्लास तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाते थे। परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती थी कि स्कूल जाना हमें अच्छा लगता था। कौन सी स्थिति थी? देखिए, जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब कौन थे? प्रीतम चंद नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, हवा में लहराती और फड़फड़ाती हुई झंडियों के साथ खाकी वर्दी और गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए हम उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। हम कोई गलती नहीं करते थे तो वो अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश भी ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे तमगे यानी मेडल्स जीत लिए हों। कभी यह शाबाश जो है सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर में लिखने वाले गुड्डों से भी अधिक मूल्यवान लगती थी। यानी पूरे साल भर में अच्छा वर्क करने के कारण जो अलग अलग सब्जेक्ट टीचर हमारी कॉपी में गुड मेंशन करते थे, साल भर मिलने वाले उन गुड से ज्यादा तुलनात्मक रूप से हमें पीटी प्रीतम चंद के मुख से निकला हुआ शाबाश ज्यादा कीमती लगता था। कभी ऐसा लगता था कि कई साल की सख्त मेहनत से पढ़ाई की के बावजूद भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर हमने जो गुडविल प्राप्त की है वो सबसे बड़ी है। और ये भी एहसास रहता था कि गुरुद्वारे के जिस तरह से भाई जी कथा करते थे, उस समय बताते थे कि सतगुरु के प्रेम भय से ही प्रेम उपजता है। इस लाइन को रेखांकित कीजिएगा। सतगुरु यानी सच्चा गुरु यानी ईश्वर। ईश्वर के प्रति हमें डर रहता है, भय रहता है कि ईश्वर हमें अपने बुरे कार्यों का दंड देगा। इसी कारण हम ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जगाए रखते हैं। उसी तरह से पीटी साहब भी अपने कठोरतापूर्ण आचरण के माध्यम से बच्चों के मन में प्रेम की भावना अपना दैदीप्यमान रखा करते थे, क्योंकि बच्चे उनसे डरते थे। डर के कारण अनुशासन में रहते थे और अनुशासन में रहने के कारण वो अपने सर को भी कभी कभी थोड़ा बहुत याद करते थे, प्यार करते थे, उनके प्रति आभार प्रकट करते थे, जिनकी वजह से बच्चे अनुशासन में रहते थे। सही भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपको रोज फटकारता है, यदि वो साल भर में एक बार आपको शाबाश कह दे तो ऐसा लगता है मानो चमत्कार हो गया। कुछ ऐसी ही दशा उन बच्चों की थी। अब देखिए, लेखक ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनको अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए किसी दूसरे बच्चे की सेकंड हैंड बुक से काम चलाना पड़ता था। वो दूसरा बच्चा कौन था और वो टीचर कौन था जो उन सेकंड हैंड पुस्तकों को उस लेखक तक पहुंचाता था? तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। हर वर्ष यानी हर साल अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय लेखक कहता है, मुझे पुरानी पुस्तकें मिलती थी। हमारे हेडमास्टर कौन थे? मदन मोहन शर्मा जी। एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाते थे और वो लड़का धनाढ़ परिवार से था। धनाढ़ यानी अमीर। उनका लड़का जो है वो लेखक कहता है मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे था, यानी सीनियर क्लास में था। हर साल अप्रैल में जब नया साल आरंभ होता था, नया सेशन स्टार्ट होता था, तो शर्मा जी उसकी पुरानी जो पुस्तकें हैं वो ले आते थे। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। यदि नई किताब लानी पड़ती, जो उस समय 1-2 रुपए में भी आ जाया करती थी, तो शायद इसी बहाने से तीसरी चौथी श्रेणी में ही पढ़ाई छूट जाती, क्योंकि उनके पास इतनी पैसे उस समय भी नहीं थे कि वो अपने बच्चों के अध्ययन को जारी रखवा सके। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो उसका एक कारण ये था कि पुरानी किताबें मिल जाया करती थी।
कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर, स्याही, दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च होते थे, परंतु उस समय में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आ जाया करता था, यानी 1 किलो घी आता था, बताओ। अभी 400-500 रुपए में भी देसी घी मुश्किल से मिलता है। 2 रुपए की 1 मन यानी 40 सेर गंदम आ जाती थी। यहाँ गंदम जो है ये किसी खाद्य पदार्थ का नाम है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसी तरह से खाते पीते घरों के लड़के जो है वही स्कूल जाया करते थे। हमारे परिवारों में तो मैं ही एक लड़का था जो स्कूल जाता था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ जिसका जिक्र जो है और लड़के करते हैं। सही है ना? नई क्लास में जाते हैं, नई बुक्स मिलती है, नए बैग मिलते हैं, नए टीचर होते हैं, नया माहौल होता है। हाँ, ये उन्हीं बच्चों को चाव लगता है जिन बच्चों के पास सारी सुविधाएं हो। जिन बच्चों के पास सुविधाएं नहीं होती वो सुविधाहीन बच्चे ये सोचते हैं, अरे यार फिर से पुरानी किताबें, नए टीचर्स, पुराना बैग, मेरे प्रति कैसा व्यवहार होगा, है ना? तो उनको ये लगता है कि यार नई क्लास में जाने का मुझे कभी चाव रहा ही नहीं। आगे वाली पंक्तियों को रेखांकित कीजिएगा। जो 2-3 पंक्तियां हैं जो आपके आगे के प्रश्न का उत्तर भी है। क्या है कि कॉपी किताबों से आने वाली जो गंध है वो लेखक को उदास क्यों कर देती थी? कारण है, बता रहा है लेखक, कि अजीब बात ये थी कि मुझे नई कॉपियां और पुरानी किताबों में से ऐसी गंध आने लगती थी कि मेरा मन उदास हो जाता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितना भी मनोविज्ञान की मुझे जानकारी है, इस अरुचि का कारण ये समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए नए मास्टरों की मारपीट का डर कहीं ना कहीं मेरे भीतर जमकर बैठ गया था। सही था ना? हम भी सोचते हैं अरे यार नई क्लास है, पता नहीं कैसा सिलेबस होगा, टफ रहेगा हमारे लिए या आसान रहेगा। अगर टफ होगा तो बड़ी मुश्किल आएगी, और जो टीचर्स हैं वो कैसे होंगे, उनके पढ़ाने का तरीका क्या होगा, वो बच्चों के प्रति किस तरह का व्यवहार करते होंगे, ये सारी चीजें बच्चों के मन में भय उत्पन्न करती है। तो लेखक कहता, सभी तो नए टीचर्स नहीं होते थे, परंतु 2-3 हर साल ऐसे होते थे जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे, यानी सीनियर क्लास में 2-3 टीचर चेंज हो जाते थे। कुछ ऐसी भी भावना आती थी कि कुछ एक अध्यापक ऐसे होते थे जो 1 साल में ऐसी उम्मीद करने लगते थे जैसे हम सारे बच्चे हरफन मौला बन जाएं। हर फन मौला शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हर यानी प्रत्येक, फन यानी आर्ट या कला में, मौला यानी महारत हासिल करने वाला, यानी हर एक काम में महारत हासिल कर जाए। कोई टीचर ऐसा भी होता था जो इस तरह की सोच रखता था। ठीक है, तो लेखक कहते हैं इस कारण से जो टीचर है उनकी अब उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे तो टीचर क्या करेंगे? क्या करेंगे देखो वो भी बता रहे हैं। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं उतर पाते तो कुछ तो ऐसे थे जो चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते थे। इन्हीं कारणों से कॉपी और किताबों की गंध से नहीं बल्कि बाहर के बड़े गेट से ही 10-15 गज दूर स्कूल के कमरे के रास्ते तक जो दोनों ओर अलियार के झाड़ उगे हुए थे, उनकी गंध भी हमारे मन को क्या कर देती थी? उदास कर देती थी, यानी स्कूल जाना हमें अच्छा नहीं लगता था। परंतु 1-2 कारण ऐसे भी थे जिसकी वजह से स्कूल जाना अच्छा लगने लगा, क्योंकि मास्टर प्रीतम चंद हमें स्काउट की परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज और मैं मुंह में ली हुई विसल, विसल यानी सीटी, सीटी बजाकर हमें मार्च कराया करते थे। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न, इस तरह के छोटे छोटे हमें ऑर्डर्स दिया करते थे, जिनके कहने पर छोटे छोटे बूंटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूंटों की ठक ठक करके अकड़ कर चलते तो ऐसा लगता मानो हम स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि कोई महत्वपूर्ण आदमी जैसे फौजी जवान है। समय बताया है लेखक ने, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उस समय पंजाब रियासत, पंजाब जो प्रदेश है उसमें एक रियासत थी जिसका नाम था नाभा रियासत। वहां के राजा जो है उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया 1923 ईस्वी में। 1923 को नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और तमिलनाडु के कोडाई कैनाल, जगह का नाम नोट कीजिएगा, तमिलनाडु के कोडाई कैनाल, वहां पर भेज दिया। और जंग शुरू होने से पहले ही
उस राजा का देहांत हो गया, यानी नाभा रियासत का अब अगला दावेदार कौन होगा? जो उस राजा का पुत्र होगा। तो कह रहा है लेखक, उस राजा का जो पुत्र था वो कहते हैं विलायत में पढ़ रहा था, यानी फॉरेन कंट्री में था, विदेश में था। इसीलिए हमारे देसी रियासतों में भी अंग्रेजों की ही चलती थी, यानी जहां का राजा नहीं होएगा तो अंग्रेज अपनी वहां पर चलाया करते थे, अपनी अथॉरिटी माना करते थे। फिर भी राजा के न रहने पर अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरदस्ती भर्ती नहीं करवाते थे, क्योंकि जबरदस्ती भर्ती करवाएंगे तो लोगों में आक्रोश आएगा, क्रोध आएगा, विरोध की भावना आएगी। तो अब लोगों को लुभावने कई तरीके जो है वो उनके सामने प्रस्तुत करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है फौज में भर्ती हो और अंग्रेजों की तरफ से जाकर के विश्व युद्ध में लड़े। तो भर्ती करवाने का तरीका क्या था, ध्यान दीजिएगा। एक सॉन्ग बना रखा है। वो सॉन्ग क्या है कि लोगों को फौज में भर्ती कराने के लिए जब कुछ अफसर आते थे तो वो अपने साथ में नौटंकी वाले भी लाया करते थे। नौटंकी समझते हो? नाटक करने वाले, छोटा सा एक्ट प्ले करने वाले। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगा करके लोगों को फौज के सुख, आराम, बहादुरी के दृश्य दिखा करके उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। उनका गाना आज भी याद है। कुछ मस्खरे यानी चंचल लोग अजीब सी वर्दियां पहनकर, अच्छे और बड़े फौजी बूट पहनकर ये गीत गाया करते थे। कौन सा गीत था? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उन लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। जूते चप्पल की तो बात ही छोड़ो, जब कपड़े ही ढंग से शरीर पर नहीं है तो जूते चप्पल तो कौन दिलाएगा। तो फौज में भर्ती होने के पीछे उनका एक ये कारण भी था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जो अफसर थे, जो चालाक लोग थे, वो क्या बहाना बनाते थे, देखो क्या कहते हैं, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे भूंट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। ध्यान दीजिएगा, रंगरूट यानी हे जवान, भर्ती हो जा सेना में आ जा, भर्ती हो जा रे सेना में अपना दाखिला करवा ले। अठे यानी यहाँ, मिले से तुम्हें मिलते हैं, टूटे लीतर फटे पुराने और खस्ता हाल जूते, उठे यानी वहां आर्मी में, मिलेंदे बूट बढ़िया तुम्हें शूज मिलेंगे, भर्ती हो जा रे रंगरूट इसलिए हे जवान तू इस फौज में भर्ती हो जा, अपना दाखिला करवा ले। अब कपड़ों की बात कह रहे हैं, देखो, अठे मिले से फटे पुराने, यानी यहाँ तुम्हारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं, और उठे मिलेंगे सूट, और वहां तुम्हें बढ़िया प्रेस किए हुए क्रीज जमे हुए यूनिफॉर्म मिलेगी। इसीलिए भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। इन्हीं बातों से आकर्षित होकर के कुछ जवान जो है वो भर्ती के लिए तैयार हो जाते थे। देखिए कितने लुभावने तरीके थे। लेखक कहता है कभी कभी हमें भी महसूस होता था कि हम फौजी जवानों से कम नहीं है। क्यों? धोबी की धुली हुई वर्दी, पॉलिश किए हुए बूट, जुराबों को पहनकर हम स्काउटिंग की परेड करते तो हमें लगता था हम स्टूडेंट नहीं बल्कि फौजी हैं। अब क्या हुआ, सख्ती बच्चों के ऊपर आजमाई गई। किसके द्वारा? पीटी प्रीतम चंद के द्वारा, जिसको किसने देखा? प्रधानाचार्य ने देखा और उस चीज का विरोध किया। अब गवर्नमेंट स्कूल थी तो सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने किसी स्टाफ मेंबर को रेस्टिकेट कर दे। इसके लिए शिक्षा विभाग के जो बड़े अफसर थे उनसे परमिशन लेनी जरूरी थी। तो उनको एक एप्लीकेशन लिख करके उस सारी बात की शिकायत की गई। तो देखो क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। पहले मास्टर प्रीतम चंद का कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण किया गया है। देखो कितना डेंजर था, रेखांकित कीजिएगा इस पूरे पैराग्राफ को। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय से भी हमने कभी मुस्कुराते या हंसते देखा ही नहीं। लो जी, गब्बर था भी ये तो कोई जो कभी हंसता ही नहीं था। उसका ठिंगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, जैसा उमा का बताया मैंने। हाइट तो कम थी लेकिन शरीर ऐसा था मानो बहुत बड़ा कोई पहलवान हो। चेहरा देखो कितना सुंदर है, माता के दागों से भरा हुआ चेहरा। आपको पता है पुराने समय में एक रोग हुआ करता था जिसे चेचक कहते हैं। चेचक की वजह से पूरे शरीर पर जो है फुंसियां होती थी, उन फुंसियों के जो दाग है वो चेहरे पे रह जाया करते थे। आंखें देखो, बाज की सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़ी के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ हमें डराने वाला था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे
खुरियां लगी रहती थी। खुरियां क्या होती है बेटा, जानते हो? आप कुछ मोजरी या जूती जब पहनते हो तो उसके नीचे का तलवा जो है वो घिसे नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, उसमें अलग से एक जो चमड़ा है वो लगवा लिया जाता है और उसके अंदर कील ठुकवा दी जाती है ताकि उसका जो खुद का शॉल है वो घिसे नहीं और ऊपर का चमड़ा जो है उस अंदर वाले शॉल को सेफ्टी दे सके, उसको कहते हैं खुरियां। तो प्रीतम चंद अपने मोटे और चौड़े पंजे वाले जो शूज थे उनके नीचे खुरियां लगवाते थे। क्या कहते हैं, उदाहरण दे रहा है देखो लेखक, जैसे टांगे के घोड़े के पैरों में लगी हुई होती है, देखा है? घोड़े के जो पैर हैं वो घिसे नहीं, उसके लिए घोड़े के पंजे में, जिसे घोड़े के नाल कहते हैं, उन पंजे में लोहे के खुर गड़वा दिए जाते हैं और उनमें कीलें ठोक दी जाती है ताकि उसके खुद के जो पंजे हैं वो घिसे नहीं। उसी तरह से जूते के असली जो शॉल है वो घिसे नहीं, उसको बचाव करने के लिए खुरियां लगवा दी जाती थी और उसके नीचे कील ठोक दी जाती थी। क्या कहते हैं देखो, अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठोके हुए होते थे। जब किसी सख्त जगह पर वो चलते थे तो उन खुरियों और कीलों के निशान वहां दिखाई देते थे और हम ध्यान से देखते इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद भी उनके टखनों में मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम भी घर वालों से बूटों की मांग करते थे तो माँ बाप यही कहते थे, टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे, इसलिए रहने दो। ये तो था कैरेक्टर स्केच किसका, प्रीतम चंद का। अब मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। नफरत का क्या कारण है? तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जो अमानवीय बर्ताव है वो करना गलत है, नैतिक रूप से तो गलत है ही, कानूनी रूप से भी वो अपराध माना जाता है। आज स्कूल के अंदर आप सभी को पता है कि अगर हिंसा की जाती है किसी अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी के प्रति, तो पहली बात है विद्यार्थी ऐसे बच्चों को विद्यार्थी जो है ऐसे टीचर्स को पसंद ही नहीं करते और टीचर जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता क्योंकि ऐसे टीचर्स को वहां पे हम हमेशा के लिए रख भी नहीं सकते। कारण ये था उनका मारपीट करना, यानी वो बच्चों को बहुत मारा पीटा करते थे। हम सभी को जो उस समय मेरी उम्र के थे वो दिन भूल भी नहीं सकते जिस दिन हम 4th क्लास में फारसी पढ़ने लगे थे। आपको पता है पंजाब प्रांत है, पंजाब जो है वो पाकिस्तान से थोड़ा सा अलग हुआ था जिसकी वजह से वहाँ उर्दू और फारसी का भी अधिक प्रभाव था। तो वहाँ लैंग्वेज थी फारसी और फारसी पढ़ाने का टीचर कौन था? प्रीतम चंद था। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो इंग्लिश से भी बहुत कठिन थी। अभी हमें पढ़ते हुए एक वीक भी नहीं बीता, एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि प्रीतम चंद ने हमें एक एक शब्द रूप याद करने के लिए कहा और आदेश दिया कि कल इसी पीरियड में तुमसे जुबानी सुनूंगा, यानी ओरल टेस्ट लूंगा। हम सभी घर लौटे, देर रात तक उस शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 3 लड़के ही थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए थे। दूसरे दिन स्कूल पहुंचे, बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का अच्छे ढंग से सुना नहीं पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए और आदेश दिया, सभी कान पकड़ो। हमने झुक करके टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े। ध्यान दीजिएगा, झुके, फिर टांगों के पीछे से अपने हाथ निकालकर कान पकड़े, यानी मुर्गा बनने की सजा दे दी, मुर्गा बन जाओ। और खूब गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो, यानी कमर झुकी भी नहीं होनी चाहिए। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 2-3-4 मिनट में टांगों में जलन होने लगती थी। भाई मसल्स खींचेगी तो जलन तो होगी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने के कारण कान पकड़े पकड़े ही गिर पड़ते थे। जब तक मेरी और हरबंस, इसके दोस्त का नाम है लेखक के, हरबंस की बारी आई, तब तक हेडमास्टर जी अपने दफ्तर में आए, यानी वो अपने ऑफिस में आ गई। कौन? स्कूल के प्रिंसिपल। कौन थे? मदन मोहन शर्मा जी। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले स्कूल का राउंड लेने के लिए शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने के लिए गए। वो अपने ऑफिस के सामने की ओर चले आए। आते ही उन्होंने जो देखा वो सहन नहीं कर पाए। शायद ये पहला मौका था कि वो पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन नहीं कर पाए थे और उत्तेजित हो गए। अब गुस्से में क्या कहते हैं देखो,
What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. क्या कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो? ये कोई तरीका है चौथी क्लास के बच्चों को सजा देने का? अभी इसे बंद करो। लेखक कह रहे हैं उस समय हमें अंग्रेजी तो नहीं आती थी, लेकिन उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू हो चुकी थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं और 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने क्या कहा। क्या करते हैं? क्या चौथी श्रेणी के बच्चों को सजा देने का ये ढंग है? फौरन इसे बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे से ही अपने ऑफिस में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो ये बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी। क्या? कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल का अर्थ होता है रेस्टिगेट कर देना, निलंबित कर देना, बर्खास्त कर देना। मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखा, एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को मंजूरी दिलवाने के लिए हमारी नाभा रियासत की राजधानी कहाँ भेजा? नाभा भेज दिया। वहां जो महकमाए तालीम, ध्यान दीजिएगा, महकमा यानी विभाग, डिपार्टमेंट, तालीम यानी शिक्षा, एजुकेशन, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड थे, डायरेक्टर थे, जिनका नाम था हरजी लाल जी, उनके पास परमिशन के लिए दिया और उनसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। अब क्या होता है? वो आदेश पारित कर देंगे और प्रीतम चंद को उनके पद से हटा देंगे। क्या कहते हैं देखो, उस दिन के बाद तो यह पता होते हुए कि प्रीति प्रीतम चंद जो है वो नाभा के डायरेक्टर उनको बहाल नहीं करेंगे, तब तक स्कूल में कदम नहीं रख सकते। सही है ना? जब तक उनको वहां से ऑर्डर पास होकर के परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो स्कूल में नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती, यानी वो पीरियड आता, हमारी छाती धक धक करने और फटने को आती, यानी हमारा डर बढ़ने लगता। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नोहरिया राम जी हमारे कमरे में फारसी पढ़ाने के लिए आ जाते तो हमारे मुरझाए हुए चेहरे जो हैं वो राहत पा जाते। समझ गए? यानी वो डरते थे। पता है कि वो टीचर क्लास में ही नहीं है, फिर भी उनको डर लगता था कि कोई भरोसा नहीं, क्या पता आ जाए। देखो अब ये इंसिडेंट बता रहे हैं जो अगले पैरे में है कि पीटी प्रीतमचंद जो है वो क्रूर जरूर था, लेकिन वो कठोरता उसकी ऊपरी थी, हृदय से वो कठोर नहीं था। कारण क्या है? तो कारण दिया गया है, देखो एग्जाम्पल है या एक उदाहरण है। पीटी प्रीतमचंद ने कुछ प्राणी, कुछ पक्षी पाल रखे थे। उन पक्षियों को रोज बादाम काजू खिलाते थे। बच्चे कहते ले, जो जिंदा बच्चे हैं उनको तो मारता है और पक्षियों को बादाम काजू खिलाता है, ये कहाँ का प्यार है? देखो फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं वो आराम से रहा करते थे। टीचर का तरीका देखो बेटा, कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे हुए बादाम की गिरी का छिलका उतार कर खिलाते थे, उनसे बातें करते थे। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। तो बच्चे क्या कहते हैं देखो, हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे तो जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर के काम करने भी जाया करते थे। बताओ क्या टीचर है, यानी बच्चों को स्कूल का काम छुड़वा करके उनको आदेश देता था और अपने घर के काम करवाया करता था, जो कि गलत है। परंतु हमारे लिए चमत्कार था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देता था, बिल्ला मार मार कर बेल्ट से सुताई करता था और बेल्ट का जो लेवल था वो बच्चों के छप जाया करता था। वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे? क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से डर नहीं लगता था? यानी बच्चे ये प्रश्न हमारे सामने रखते हैं कि जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों के प्रति इतना क्रूर है, इतना कठोर है, तो वो पक्षियों के प्रति, प्राणियों के प्रति इतना विनम्र कैसे है? ये बात समझ में कम ही आती है। तो बच्चा कह रहा है, यानी लेखक बता रहा है, हमारी समझ में ऐसी बातें तब भी नहीं आ पाती थी। बस एक तरह से हम इसे अलौकिक मानते थे। अलौकिक का अर्थ है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल, यानी ये तो भगवान ही जाने ये किस तरह का बर्ताव है। इस बर्ताव को हम कम ही समझ पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सपनों कैसे दिन का पाठ जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। गुरदयाल सिंह ने जो अपने बचपन की यादें साझा की है, इनको पढ़ करके ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ उनका बचपन नहीं है, ये हमारा भी बचपन है। कुछ ऐसे ही टीचर्स से हमारा भी पाला पड़ता है,
जो विनम्र भी होते हैं और जो कठोर भी होते हैं। तो अब बात आती है प्रश्न उत्तर की। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न कहता है कि भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। एक लोकोक्ति बताई थी यहाँ पे, खेड़न दे दिन चार कैसे कब बीत गए। यानी बचपन के जो खेल के जो दिन थे वो 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कुछ राजस्थानी प्रदेश से थे, कुछ हरियाणवी से थे, लेकिन फिर भी खेल खेलते समय भाषा जो है कभी बाधक नहीं बनी। पहले तो एक दो बारी हम उस भाषा को लेकर के हंसते थे, लेकिन खेल खेल में अब उस भाषा को हम समझने लग गए थे। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों जैसी क्यों थी? क्योंकि पीटी प्रीतमचंद ऐसा व्यक्ति था जो कभी मुस्कुराता नहीं था। तो बच्चों से अच्छे से बात करना, बच्चों को शाबाशी देना बहुत कम मौकों पर ही होता था। लेकिन जब वो स्काउटिंग यानी परेड का अभ्यास करते थे और अनुशासन में रह करके उस परेड को पूर्ण करते थे, तो पीटी प्रीतमचंद उनसे प्रभावित होकर के उनको शाबाश बोलते थे। ऐसा लगता था मानो फौज के किसी मेडल को उन्होंने जीत लिया, इतनी कीमती लगती थी उनकी ये शाबाशी। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आने वाली गंध से लेखक का बाल मन उदास क्यों होता था? तो उदास होने का कारण ये था, किताबें तो पुरानी थी, कॉपियां थी नई, लेकिन स्कूल का वातावरण, नया सिलेबस कितना कठोर होगा, नए जो टीचर्स हैं वो कैसे होंगे। उनमें से कई टीचर्स तो ये बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि हम हरफन मोला बन जाए, और अगर हरफन मोला नहीं बन पाए तो वो टीचर खाल खींचने वाले मुहावरे को साकार करते थे। इन सब बातों को लेकर के लेखक कहता है कि नई क्लास में आने के बावजूद भी हमारा बाल मन जो है भीतर ही भीतर उदास हो जाता था। यस प्रणव? प्रणव कहिए बेटा, रेज हैंड किया हुआ है। मैम आंसर देने के लिए अनम्यूट रेज हैंड किया था। हाँ अनम्यूट ही रखना अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। स्काउट या परेड करते समय लेखक अपने आप को महत्वपूर्ण आदमी यानी फौजी जवान क्यों समझता था? क्या हुआ प्रणव, म्यूट क्यों कर लिया? स्काउट या परेड का अभ्यास करते समय उनको क्या मिलती थी? यूनिफॉर्म मिलती थी, और बिल्कुल प्रेस की हुई। बूट मिलते थे, साथ में सॉक्स मिलते थे। उन जुराबों, उन जूतों और उन वर्दी को पहन करके जब वो परेड का अभ्यास करते थे, 1 2 3 राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न, इन आदेशों का पालन करते हुए जब वो ठक ठक की आवाज करते थे, परेड करते थे, तो उनको ऐसा लगता था मानो वो किसी विद्यालय के विद्यार्थी नहीं है, बल्कि किसी फौज के फौजी जवान है। और वैसा ही अनुशासन, वैसा ही जज्बा, वैसा ही देश प्रेम उनके भीतर भी पनपने लगता था। अच्छा, ये तो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो कि हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को मुअत्तल क्यों किया भाई? सक्षम, उनको रेस्टिगेट क्यों किया गया? मैम क्योंकि मैम उन्होंने जब बच्चों को वो मुर्गा बनाया था ना, तब टीचर वो अध्यापक जी ने देख लिया था, मदन मोहन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो फारसी पढ़ाया करते थे और फारसी पढ़ाने के लिए पढ़ाने के बाद उनको 1 हफ्ता ही बीता था, उसके तुरंत बाद उन्होंने बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए दे दिया। उनका डर तो ऐसे ही बच्चों में बहुत था। हाँ, और तो कोई सुना नहीं पाया था उसमें से भी। सजा क्या दी गई? मैम उनको कहा था कि बैठ के हाथ अपने पैरों के नीचे से निकाल के मुर्गा बन जाओ, झुक करके अपनी टांगों के नीचे से बाहें निकालकर अपने कान पकड़ लो, यानी मुर्गा बन जाओ। अब जैसे ही मैं कह रही हूँ ना मुर्गा बन जाओ, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, उत्तर में ये लिख के आते हैं मुर्गा बन जाओ, ऐसी सजा दी। लेकिन ऐसा नहीं लिखना, मैं तो बता रही हूँ कि झुक करके अपनी टांगों के नीचे से बाहें निकालकर कान पकड़ो, ऐसी सजा दी। तो कई बारी पैरों में खिंचाव आने के कारण, नसों में खिंचाव आने के कारण बच्चे वहीं कान पकड़े पकड़े गिर जाते थे। तो जैसे ही शर्मा जी ने उनको देखा तो उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है चौथी श्रेणी के बच्चों को इस तरह की सजा देने का, है ना? तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर भी कर लेंगे। आज हमारे ये पाठ जो है समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। जरूर इसे कीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।